मित्रों नमस्कार। आज हम लोग प्रमेह अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने रसायन, बाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म अध्याय पढ़ चुके हैं। मित्रों, मैंने इन सभी अध्यायों में जितने भी पॉइंट कन्फ्यूजिंग वाले थे उन सभी को हमने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है, और कुछ जो ज़रूरी कोड थे या ट्रिक कह सकते हैं आप उनको भी बताया गया है। आप हमारे पुराने वीडियो को भी ज़रूर देखें। यह वीडियो AIPGTE और BMS के जो हमारे छात्र हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, उनको यहाँ पे डिटेल स्टडी मिल जाएगी और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रमेह चिकित्सा व्याख्या। तो सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं प्रमेह का सामान्य जो हेतु है, कारण है उसको। यहाँ पर जो ये श्लोक दिया गया है, ये रेफरेंस देके पूछा जाता है कि ये कहाँ का है, किस स्थान का है। तो ज़्यादातर लोग कन्फ्यूजिंग में आके जो है कहते हैं कि निदान स्थान का है, चूँकि ये निदान के बारे में बता रहा है इसलिए, और कॉमनली जो है ये निदान स्थान पे होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर चरक चिकित्सा स्थान के प्रमेह अध्याय में दिया गया है। तो इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। आस्या सुखम स्वप्न सुखम तदीनि ग्राम अवधुक अनुप्रशः पयासी नवा अन्नपान गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृच सर्वम। तो इसमें आस्या सुखम का मतलब है कि जो आलसी लोग होते हैं अब आराम से मुलायम बिस्तर पे, कंफर्टेबल बिस्तर पे सोते हैं, वही है आस्या सुखम। स्वप्न सुखम मतलब निद्रा से है कि वो खूब नींद लेते हैं। दधीनी मतलब दही जो है आपका, ये जानते ही हैं कि स्रोत को ब्लॉक करता है, स्रोत को अवरोधित करता है दही, और ये अभिसंधि भी होता है। ग्राम औदुक अनुप्रश, तो ग्राम औदुक और जो अनूप मांस होता है उसका जो रस होता है उसका जो लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जांगल रस नहीं आया है। जांगल रस लिख के आप काट लीजिएगा, इसको कट कर दीजिएगा कि ये जो है यहाँ पे नहीं आया है, प्रमेय में इसका कोई भी स्टडी नहीं है। और पया आप जानते ही हैं दूध होता है, और जो नए अन्नपान होता है, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, या कोई भी नया अन्न हो गया या पीने वाली चीज़ें होंगी जो एकदम नई हो और नवीन हो। गुड़ वैकृत्यम मतलब गुड़ से बने हुए पदार्थ, जैसे राब है, मिश्री है, चीनी है, ये सब चीज़ें जो है गुड़ के जो है प्रोडक्ट हैं, या सब प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, वो सब चीज़ें जो है प्रमेय का कारण बनती हैं। तो ये हो गया प्रमेय का हमारा हेतु या सामान्य कारण हो गया, और इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस वही है कि रेफरेंस के लिए इसको ध्यान रखिएगा कि ये निदान स्थान में ना आके हमारे चिकित्सा स्थान में आया है प्रमेय अध्याय में। तो अब हम आ जाते हैं कफज प्रमेय की संप्राप्ति पे। कफज प्रमेय की संप्राप्ति का श्लोक ऊपर दिया गया है। मेदर्श मांसम चा शरीर रजम चा क्लेदम। यहाँ तक जो है ये दोनों प्रकार के प्रमेय के लिए आया है, कफज प्रमेय और पित्तज प्रमेय के लिए आया हुआ है। इसमें क्या है कि जब हम कफवर्धक पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो उससे मेद, मांस और जो शारीरिक क्लेद है वह दूषित हो जाता है और कफज प्रमेह को उत्पन्न करता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम उस चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं या ऐसी चीज़ों को खाते हैं जो पित्तवर्धक होता है, तो उससे मेद, मांस और शारीरिक क्लेद दूषित हो जाता है और पित्तज प्रमेह उत्पन्न करता है। और ये चक्रपाणी के कोटेशन में और सुश्रुत जी में जो है अलग अलग टाइप से दिया गया है, लेकिन मूलतः यही है और इसमें बहुत कोई विशेष खास नहीं है। इसमें देखिए दिया हुआ, इसका तात्पर्य है कि मूत्र से गया हुआ कफ मेदा, मांस और शारीरिक क्लेद को विकृत कर प्रमेह को उत्पन्न करता है। पित्तज प्रमेह के संप्राप्त उष्ण द्रव्यों के सेवन से बढ़ा हुआ पित्त मेद, मांस और शारीरिक क्लेद को विकृत कर पित्तज प्रमेह उत्पन्न करता है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि ये जो शारीरिक क्लेद दिया हुआ है ये शरीर का जलीयांश है, ये और जो लसिका है हमारा वो अलग अलग चीज़ें हैं, और ये दोनों जो है दूषित हैं। शारीरिक
जो क्लेद है हमारा या शारीरिक जलीयांश है वो एक दूध से है और लसिका वह दूसरा दूध से है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है कि जो शारीरिक जलीयांश है उसी को लसिका कहते हैं। लसिका अलग है और शारीरिक जलीयांश या क्लेद अलग है। कहते हैं मित्रों वातज प्रमेय की संप्राप्ति पे। इसमें सामान्य वातज प्रमेय की संप्राप्ति है। इसमें देखिए खास बात यह है कि जब हमारे शरीर में जो पित्त दोष होता है और कफ दोष होता है, यह जब न्यूनता के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं या कहें कि न्यून हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो उससे जो है वात बढ़ जाता है। और वात बढ़ा हुआ वात जो है वो धातुओं को दूषित करके उसको बस्ती में ले जाता है और वहाँ पर वातज प्रमेय उत्पन्न करता है। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई देखिए। कफ और पित्त दोष जब वात की अपेक्षा छेड़े न्यून रहते हैं तो बढ़ा हुआ वात धातुओं वसा मज्जा ओज और लसिका को मूत्राशय में खींच कर लाता है और वातज प्रमेय को उत्पन्न करता है। इस तरह से हम लोगों ने प्रमेय की सामान्य संप्राप्ति को जान लिया है। अब हम आते हैं प्रमेयों की साध्य और असाध्यता। कौन सा प्रमेय साध्य है, कौन सा असाध्य है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, क्योंकि इससे रेफरेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमने आपको पहले भी बताया है कि जो रेफरेंस और रीजनिंग जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रमुखता से निदान स्थान, चिकित्सा स्थान से ही आते हैं और अन्य स्थानों से वो नहीं आते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रमेयों की साध्यता और असाध्यता। कौन से प्रमेय साध्य हैं, कौन से असाध्य हैं और कौन से याप्य हैं। तो इस श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है साध्य कफोत दशा। जो 10 कफज प्रमेय हैं वो साध्य होते हैं और 6 पित्तज प्रमेय हैं वो याप्य होते हैं। न साध्या पवना चतुष्का। और जो वातज प्रमेय होता है वह साध्य नहीं होता है, इसका मतलब वह असाध्य होता है। और इनके कारण बताए गए हैं कि क्यों ये साध्य होता है, क्यों कोई याप्य है और क्यों कोई असाध्य है। तो यहाँ बताया गया समक्रिय होने से कफज 10 प्रमेय साध्य होते हैं, विषमक्रिय होने से पित्तजन 6 प्रमेय याप्य होते हैं, महत्य होने से वातजन 4 प्रमेय असाध्य होते हैं। तो AIPGT और अन्य जो हमारे वाइवा होते हैं BAMS में, उसमें जो है पूछा जाता है कि समक्रिय क्या है, विषमक्रिय क्या है और महत्य क्या है। प्रमेय का रेफरेंस देके इसे पूछा जाता है। तो हमको सबसे पहले जान लेना चाहिए कि प्रमेय के दोष और दूष कितने होते हैं और क्या क्या हैं। तो प्रमेय के जो दोष हैं वो 3 होते हैं, वात, पित्त और कफ। और जो दूष हैं वो उनकी संख्या 10 होती है। पहले तो 6 हमारे जो धातुएं हैं वो आ जाएंगे। जो सप्त धातुएं होती हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसमें से अस्थि नहीं आती हैं, बाकी जो है 6 धातुएं आ जाती हैं इसमें। और फिर उसके बाद में हमारा जो ओज है, अम्बु है, वसा है, लसिका है, ये 4 और आ जाती हैं। तो 6 + 4 हो गए। इस तरह से इसमें टोटल 10 दूध से हो जाते हैं। अब जो बाद के जो 4 हैं उनको हम याद करने के लिए एक ट्रिक बनाते हैं, ओज बल। तो ओ से हो जाएगा ओज और जा से हो जाएगा जल, जिसका मतलब समझेंगे शारीरिक क्लेद से, और बा से हो जाएगा वसा और ला से हो जाएगा लसिका। इस तरह से हम दोष और दूषी को याद कर लेते हैं। कभी किसी क्वेश्चन कंपटीशन में ये क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि कौन कौन से दूषी हैं प्रमेय में, तो इस तरह से हम उसको याद कर लेते हैं। मित्रों अब हम देख लेते हैं प्रमेयों की साध्यता और असाध्यता। किस कारण से कफज प्रमेय साध्य होते हैं, पित्तज प्रमेय याप्य होते हैं और जो वातज प्रमेय होते हैं वह साध्य होते हैं। उसका कारण यह है कि कफज प्रमेय समक्रिय होने के कारण साध्य होते हैं, पित्तज प्रमेय विषमक्रिय होने के कारण याप्य होते हैं और वातज प्रमेय महत्य होने के कारण असाध्य होते हैं। इसका मतलब समझ लेते हैं कि समक्रिय क्या, विषमक्रिय क्या, महत्य क्या है। हम ये जानते हैं कि प्रमेय के जो दोष और दूष होते हैं, दोष होते हैं 3, वात, पित्त, कफ, और दूष से 10 होते हैं। इनको आपको पहले ही बताया जा चुका। तो समक्रिय में क्या होता है कि अगर हम कफज प्रमेय को, जो कि हम ये जानते हैं कि कफज प्रमेय होता है कफोत्पादक वस्तुओं के सेवन से कफ की वृद्धि होती है, जैसे मधुर है,
और ब्रंगड़ीय पदार्थों का, मांस रस है, इन सब चीज़ों का हम सेवन करते हैं तो हमारा कफ प्रकोपित हो जाता है, कफज प्रमेह पैदा करता है और उत्पन्न करता है, जो संप्राप्ति वगैरह में हम लोगों ने देख रखा है। तो इसमें मान लीजिए हम कोई चिकित्सा करते हैं, जैसे ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करते हैं जो कटुतिक्त कषाय हैं, तो ये जो कटुतिक्त कषाय रस वाले जो द्रव्य हैं वो कफ का तो समन करेंगे ही करेंगे, साथ में मेद, मज्जा आदि का भी समन करते हैं, क्योंकि ये ऐसे द्रव्य होते हैं जो मेदा का लेखन करेंगे और मज्जा आदि जो धातुएं दुष्ट हुई हैं उनको भी शांत करेंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो हम द्रव्य यूज करते हैं वो दोष और दोष दोनों के चिकित्सा के लिए उपयुक्त हैं और दोनों का समन करते हैं, इसलिए इसी को कहते हैं समक्रिय। और विषमक्रिय में क्या है? विषमक्रिय पित्तज प्रमेय, हम जानते हैं कि जो पित्तज प्रमेय होता है वो दोष और दोष इन दोनों की चिकित्सा विषम होती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम शीत और स्निग्ध ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो पित्त को शांत करता है, लेकिन वह जो दूष्य है हमारा उसको प्रकोपित कर देता है, इसलिए ये दोष और दोष दोनों की विपरीत चिकित्सा हो जाती है, जिसके वजह से चिकित्सा में कठिनाई उत्पन्न होती है। और यह जो प्रमेय पित्तज प्रमेय है ये इसी कारण से याप होता है। उन्हीं चीज़ों का यहाँ बताया गया। देखिए, पित्तज प्रमेय में दोष और दोष इन दोनों की चिकित्सा विषम होती है। यह याप होता तात्पर्य है कि इसमें दोष पित्त है और दोष मेद आदि कफ के समानार्थी हैं। शीतल व मधुर रस वाले द्रव्यों का सेवन कराया जाए तो उससे कफ के समानार्थी दोषियों के वृद्धि हो जाएगी। यदि दोषियों को शांत करने के लिए उष्ण कटु द्रव्यों का सेवन कराया जाएगा तो पित्त दोष की वृद्धि हो जाएगी, अतः विषम क्रिया होने से याप होता है। याप इसलिए होता है कषाय और तृतीय रस के द्वारा पित्त और दोषियों का किंचित मात्र प्रतिकार किया जा सकता है, किंतु पूर्ण चिकित्सा न होने से रोग याप ही रह जाता है। बस सीधी सी बात है, कोई इसमें बहुत टफ चीज़ें नहीं है जो आपको समझ में ना आए। और वातजन्य महत्व किसको कहते हैं? वातजन्य प्रमेय में धातुओं का ह्रास जितनी तीव्रता से होता है उसकी पूर्ति के लिए उतना शीघ्र प्रभावकारी द्रव्यों का अभाव होता है। कहने का मतलब ये है कि जो वातज प्रमेय होता है इसमें धातुओं का बड़ी तीव्रता से ह्रास होता है और उतनी तीव्रता से हमारे अंदर जो है धातुएं बन नहीं पाती हैं, इसीलिए ये असाध्य माना गया है। और आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं 10 कफज प्रमेय। 10 कफज प्रमेय कौन कौन से हैं, तो इसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, बाकी इसको हम डिटेल में निदान स्थान जब हम पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे, क्योंकि ये निदान की चीज़ें हैं और निदान अध्याय में स्थान में जो है हर उदक में जैसे इच्छु में इन सब का डिटेल में वर्णन किया गया। एक एक श्लोक लगभग सभी के लिए आया है, इसलिए वहीं से हम पढ़ेंगे। इसमें हम कॉमनली थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। उदक में जल के समान होता है, इच्छु में इच्छु के रस के समान होता है, सांद्र में कंसंट्रेट होता है, कहने मतलब गाढ़ा होता है, प्रसन्ना में यह ऊपर का क्लियर भाग होता है, कहने का मतलब स्वच्छ भाग होता है, और शुक्ल से जानते ही हम कि सफ़ेद होता है, तो ये सफ़ेद कलर का मूत्र होता है वह शुक्ल में होता है, और शुक्र मिला हुआ जो में मूत्र होता है वो शुक्र में होता है। शीत में जो है शीतलता लिए हुए होता है। सिक्ता से बालू समझते हैं, बालू जानते ही हैं, तो ये बालुका के समान होता है। मूत्र में बालू के तरह के कुछ कण निकलते हैं। शयने में मतलब समय समय पर कभी मूत्र आता है कभी नहीं आता है, और लाला में मतलब होता है लार के समान। तो ये हो गया 10 कफज प्रमेय। अब देखिए पित्तज प्रमेय 6 प्रकार के होते हैं, क्षार में, काल में, नील में, हरिद्रा में, मंजिष्ठा में, रक्त में। तो इसमें जो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि जो क्षार में होता है क्षार के समान होता है, काल में जो होता है काले रंग का होता है, काले वर्ण का होता है, नील में नीले रंग का होता है, और हरिद्रा में हरिद्रा के कलर का होता है, मंजिष्ठा में हल्का सा रेड कलर में होता है, और रक्त में रक्त के समान होता है। इस तरह से इसको हम देख लेते हैं। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है। अब आ जाते हैं हम वातजन्य प्रमेय में। वातजन्य प्रमेय जो होता है मज्जा में, ओजो में, वसा में, लसिका में और हस्ती में। तो देखिए इसमें जो वातज प्रमेय होता है 4 प्रकार का होता है। अब देखिए हस्ती में जो है
वो निदान स्थान में आया हुआ है। तो इसको हम शॉर्टकट से ऐसे याद करते हैं ट्रिक बना के कि निदान की एक हस्ती होती है। तो निदान स्थान में क्या आया है, ऐसे हम याद करें, निदान की एक हस्ती होती है, इसका मतलब ये हुआ कि हस्ती में। और जबकि यहाँ पे चिकित्सा में लसिका में कहा गया है, उसी को निदान स्थान में हस्ती में कहा गया है। तो मज्जा में, ओजो में, वसा में और हस्ती में, इस तरह से हम इसको याद कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देख लेते हैं मूत्र के वर्णार्ध और दोष में संबंध बताया गया है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये जो इसकी सेकंड लाइन है, श्याम अरुणो वातकृता ससूलो मज्जादिसाद गुण मोपैत साध्या। तो वातज प्रमेह की असाध्यता को हम देख लेते हैं कलर के बेस पे किस तरह से होता है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, जब वातज प्रमेह में वर्ण श्याम और अरुण, सूल एवं मज्जा, ओज, वसा और लसिका इनके गुण से युक्त हो जाता है तब वातज प्रमेह असाध्य हो जाता है। तो यहाँ वातज प्रमेह की असाध्यता बताई गई है। कभी कभी ये श्लोक दे के पूछा जाता है ये किस प्रमेह के लिए आया है और किसकी असाध्यता बता रहा है। तो बताया जाएगा कि वातज प्रमेह की असाध्यता बताया जा रहा है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। और अब सबसे इम्पोर्टेंट आ गया है प्रमेह का सामान्य पूर्व रूप। तो इसको एक एक जो इसमें वर्ड है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। स्वेदो अगंधा शिथिलांगता च सय्या सन स्वप्न सुखे रतिस्र हन्य जीवा पाण पादो घनांगता केशनत वृद्धि शीत प्रियतम गलु तालु शोषो माधुर्यमाश्रय करपाददाह भविष्यतो में गदस्य रूपम मूत्रे अभिशांत पिपीलिकार्ष। तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसका मतलब है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो वही आपको यहाँ पे ध्यान देना है और याद भी रहना चाहिए कि जो है जरा सा केश नख अतिवृद्धि। देखिए यहाँ पे आया केश नख अतिवृद्धि, मतलब केश नख की जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होती रहती है। और स्वेदो गंधया शिथिलांगता घनांगता, उसके स्वेद में जो है गंध होती है, क्योंकि इसमें दूध से मेद जो है वो दूषित हो जाता है, इसलिए इसके स्वेद में गंध होती है। और शिथिलांगता, अंगों में शिथिलता रहती है। और घनांगता, घनांगता का मतलब ये है कि जो है उसके अंगों में घनापन रहता है। गल तालु शोषो, गले और तालु में जो है शोष होता है। माधुर्मास्यम, और उसका मुख मीठा मीठा बना रहता है। करपाददाह, करपाददाह का मतलब हो गया कि इसके हाथ पैरों में जो है चलन रहती है। ये वैसे भी डायबिटीज़ के पेशेंटों में बहुत होता है क्योंकि न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और पिपलिकाश, पिपलिकाश का मतलब है चींटियाँ लगना, मूत्र में चींटियाँ लगना। ये प्रमेह का पूर्व रूप है, उसका रूप नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, दाह सुप्तांगता च अंगेसु, ये प्रमेह का पूर्व रूप है और ये निदान स्थान में आया हुआ है। और दाह सुप्तांगता जो है ये कुष्ठ का पूर्व रूप है। दोनों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके पढ़िएगा। अभी ये जो एक CHO का एग्ज़ाम हुआ था मध्य प्रदेश में, उसमें आया हुआ था, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो गए थे, जो कि काफ़ी माइन्यूट डिफरेंस है और सभी के लगभग गलत हुए हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से प्रमेह के हम सामान्य पूर्व रूप को पढ़ लेते हैं और ये पूरी तरह से इसके हर लाइन जो है इम्पोर्टेंट है और इसको हमको ध्यान देना चाहिए। तो कौन कौन से इसमें पॉइंट इम्पोर्टेंट हुए, केश नखात वृद्धि, स्वेदांगता, शिथिलांगता, घनांगता, गलतालु शोषो, माधुर्मास्यम और करपाददाह, पिपलिकार्ष। अब देखिए केश नखात वृद्धि एक राजक्षमा में इसी तरह का आया हुआ है, केश नखानाम चा विवृद्धि। देखिए इसमें थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, केश नखानाम चा विवृद्धि अभिवर्धनम, केश नखानाम चा अभिवर्धनम। तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान रख लेंगे, इसमें केश नखात वृद्धि आया है, जबकि राजक्षमा में केश नखानाम चा अभिवृद्धि अभिवर्धनम आया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए प्रमेह का चिकित्सा सूत्र आ गया।
तो इसमें 2 तरह के पेशेंट होते हैं प्रमेह में। एक तो स्थूल प्रमेही होता है, बलवान मरीज जो होता है स्थूल प्रमेही और बलवान मरीज। तो उसमें क्या करते हैं, हम संशोधन कराते हैं। और कृष प्रेमी ही और दुर्बल भी है तो उसमें हम संभ्रमण या परितर्पण की प्रक्रिया करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर स्थूल प्रमेही बलवान है तो उसमें संशोधन कराते हैं। अगर जो प्रमेह जिसको हुआ पेशेंट वो दुबला है, कृश है, तो उसमें संभ्रमण या परितर्पण कराते हैं। स्थूल प्रेमी ही अगर बलवान है तो उसमें स्नेहन स्वेदन करा के मल शुद्धि वगैरह कर लेते हैं उसकी, और फिर उसके बाद वमन विरेचन करा के उसका संतर्पण करते हैं। और अगर कृष प्रमेही है, पहले से ही कमज़ोर है, तो उसमें जो है हम डायरेक्ट संतर्पण देते हैं और वमन विरेचन आदि की प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं। अगर मान लीजिए संतर्पण वमन विरेचन कराया गया, शोधन कराया गया और उस प्रमेह के रोगी को बाद में संतर्पण नहीं कराया गया तो उससे क्या क्या हानि होगी, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो गया, वो यहाँ पे इस कोटेशन में बताया गया है। संतर्पण न देने से हानि। प्रमेह से पीड़ित बलवान रोगी को संशोधन करने के बाद यदि अपतर्पण में प्रयोग किया जाए तो बढ़ी हुई वायु गुल्म धातुक्षय वस्ती और वेदना और मूत्र का ग्रहण, इसलिए संशोधन करने के बाद रोगी का अग्निबल देखकर वहाँ अन्नपान का ही प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए जो है, अब देखिए यहाँ पे संतर्पण और परितर्पण एक ही होता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। बस अगर ये श्लोक दे के पूछा जाता है तो इसमें परितर्पण लगाएंगे, प्रमाण शिव परितर्पण। और अगर इसमें ये पूछा जाता है उर्द तथा आदर्श मलय पनीते तो इसमें संतर्पण लगाएंगे। दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन इस श्लोक की वजह से जो है अलग अलग इसको हम करेंगे। तो मित्रों, अब हम आ जाते हैं प्रमेह में मांस प्रयोग। तो हम सभी जानते हैं कि मांस का प्रमुखता से प्रयोग संतर्पण के लिए किया जाता है और यह एक प्रमुख व्रणीय द्रव्य है जो आदमी को तुरंत ही हेल्दी बना देता है कुछ समय इसका प्रयोग करने से। क्योंकि प्रोटीन होता है तो प्रोटीन से प्रोटीन की वृद्धि होती है। तो प्रमेह में जो मांस प्रयोग किया जाता है उसके लिए एक शॉर्टकट आप याद कर लीजिए, विप्र। तो बी से हो जाएगा विशिकर और प्रा से हो जाएगा प्रतुत। इसमें प्रशय नहीं है, प्रशय मांस नहीं है, इसमें केवल वृश्चिकर और प्रतुत है। तो इसमें देख लीजिए लिखा हुआ है, मांस सात्म प्रमेह से पीड़ित रोगियों के लिए विशिकर और प्रतुत पक्षियों का मांसरस तथा जांगल पशु के मांसरस के साथ यव का भात अथवा ये सब चीज़ें देते हैं। तो इसमें ये जो पूछा जाता है क्वेश्चंस में, एग्जामिनेशन में, वो पूछा जाता है केवल किस तरह के पक्षियों का मांस दिया जाता है। तो आप बताएंगे विशिकर एवं प्रतुत, ये छोटे छोटे पक्षियों का मांस होता है। अब मित्रों हम आ जाते हैं सामान्य प्रमेह नाशक योग्य। ये जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, AIPGT में कई बार आया हुआ है। इसमें कौन कौन से कंटेंट हैं, इसका अनुपान क्या है, इसको पूछा जाता है और इसको आप जो है हमेशा कंठस्थ कर लीजिए। इसको एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं, इससे इजी हो जाएगा। दादा तुम, दादा तुम, दा से हो जाएगा दारवी और फिर जो दा है उससे देवदारू हो जाएगा, देवदारू को ही सुराहा भी कहते हैं। ता से हो जाएगा त्रिफला, माँ से हो जाएगा मुस्ता। इस तरह से चारों जो कंटेंट हैं इसमें उसको हम याद कर लेते हैं। और जो शॉर्टकट इसमें बताया गया है, आपको जो ट्रिक बताई गई है वो है दादा तुम। और इसका अनुपान क्या है, आंवले के ताजे फल के रस में हल्दी का चूर्ण और मधु मिलाकर पीते हैं। अब मित्रों हम आ जाते हैं कफ प्रमेह नाशक 10 योग। इस कफ प्रमेह नाशक 10 योग को हम सुश्रुत के चिकित्सा स्थान के 11वें चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो भी क्वेश्चन इसमें आते हैं कंपटीशन में वो वहीं से आते हैं, यहाँ से नहीं आते हैं, इसलिए इसमें समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए आ गया है वातज प्रमेह में स्नेह। तो इसमें देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है। कफ का अनुबंध होने पर अपने कफनाशक कषायोगों से सिद्ध तेल का प्रयोग तथा पित्त का अनुबंध होने पर अपने पित्तनाशक कषायोगों से सिद्ध घृत का प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब अगर कफ का अनुबंध है वातज प्रमेह में तो कफनाशक कषाय योगों से सिद्ध तेल का प्रयोग करते हैं, और पित्त का अगर अनुबंध है तो पित्तनाशक कषाय योगों से सिद्ध घृत का प्रयोग करना चाहिए। पित्त के लिए तो आप जानते ही हैं घृत जो है सर्वश्रेष्ठ होता है, और कफ का अनुबंध है तो उसमें तेल का प्रयोग करेंगे। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। त्रिकंटकाद स्नेह है आया हुआ है इसमें। और अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, फल त्रिकादिक्वाथ। तो फल त्रिकादिक्वाथ में कौन कौन से कंटेंट है और इसका अनुपान क्या है, ये सब जो है हम यहाँ पर देख लेंगे। तो इसका भी एक शॉर्टकट बना के ही हम याद करेंगे ताकि एग्जाम पीरियड में हम भूलें ना और सारे कंटेंट हमको याद रहें। क्या है वो शॉर्टकट? दाई तुम रात में, दाई तुम रात में कोई शरबत लाई या जूस लाई, इस तरह से याद कर सकते हैं हम। दाई तुम रात में, तो दाई से हो जाएगा, दा से हो जाएगा दार हरिद्रा, ई से हो गया इंद्रयाड़ी, और ता से हो जाएगा, तू से हो जाएगा त्रिफला, और माँ से हो जाएगा मुस्तक। और रात में से क्या हो जाएगा? रात से हो जाएगा निशा, निशा या हल्दी, और माँ से हो जाएगा मधु। तो इसमें देखिए दाई तुम जो हो गया वो ड्रग के कंटेंट है, और जो रात में तो रात से हम निशा का ले लेंगे। निशा जानते ही हैं हल्दी का पर्याय होता है, और मधु हो जाएगा इसमें। तो इसमें सारे कंटेंट और हम अनुपान भी याद कर लेते हैं। अब फल त्रिकादिक्वाथ के बाद में हम आ जाते हैं लोग्रासो या मध्यासो। तो लोग्रासो, मध्यासो, दंत्यासो, देखिए दंत्यासो भी है, और भल्लातकासो। तो इस तरह से ये जो है 4 ड्रग हैं, लोग्रासो, मध्यासो, दंत्यासो, भल्लातकासो। तो इसको हम याद करने का एक ट्रिक अपनाते हैं, एमडी लोग्र भला, एमडी लोग्र भला। तो यम से हो जाएगा मध्यासो, डी से हो गया दंत्यासो, लोग्र से हो जाएगा लोग्रासो, और भला से हो जाएगा भल्लातकासो। तो इस तरह से हम इसको याद कर लेते हैं। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, लोग्रासो या मध्यासो की मात्रा कितनी है? तो इसकी मात्रा 2 पल की मात्रा में हम इसको यूज करते हैं, लोग्रासो या मध्यासो। आप जानते ही हैं आसो अरिष्ट जो थोड़ा सा करोसिव नेचर के होते हैं, एसिडिटी युक्त होते हैं, इसलिए इसको भोजन के बाद में लिया जाता है ताकि ये जो है स्टमक और स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसको कम नुकसान पहुंचा सके। ये अब हम आ जाते हैं प्रमेह में उदकपान। तो प्रमेह में उदकपान, चूँकि आप जानते ही हैं डायबिटीज़ है या कोई भी ऐसी डिजीज़ है जिसमें यूरिन फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होता है, तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है या डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। तो बताया गया है इसमें किस तरह के उदक का पान करना चाहिए। तो इसमें देखिए दिया हुआ है सारोदक, कुशोदक, मधुदक, त्रिफला रस, सीधु और माध्यमिक का सेवन, या जिसको मुनक्का कहते हैं, उसका सेवन करने के लिए बताया गया है। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे दिया गया है किस वातिक प्रमेह की चिकित्सा करनी चाहिए और किस वातिक प्रमेह की चिकित्सा हमको नहीं करनी चाहिए, उसी के बारे में बताया गया है कि जिस वातज प्रमेह में धातुओं का अत्यधिक क्षय हो जाए तो इस तरह के वातज प्रमेह की चिकित्सा हमको नहीं करनी चाहिए। सीधी सी बात है कि जिस वातज प्रमेही में धातुओं का अत्यधिक क्षय हो जाए तो उसकी हमको चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिकित्सा साध रोग की होती ना कि असाध्य के। कहने का मतलब ये है कि जिस वातिक प्रमेह में धातुओं के क्षय जो है तीव्रता से हो तो उसको हम असाध्य मान लेना चाहिए और उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अब हम आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए आ जाते हैं
कि प्रमेह तथा मूत्रगत रक्तपित्त में हम भेद कैसे करेंगे। कोई पेशेंट हमारे पास आया तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि यह प्रमेह है या मूत्रगत रक्तपित्त है। तो इसमें सीधी सी बात है कि बिना प्रमेह रोग के पूर्व रूप हुए तो हल्दी के समान रक्त मिला हुआ मूत्र निकलता है, तो इस प्रकार मूत्र त्याग करने वाले पुरुषों को प्रमेह रोग नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। अब इसको साधारण भाषा में समझ लेते हैं कि बिना प्रमेह रोग के पूर्व रूप हुए ही हल्दी के समान रक्त मिला हुआ मूत्र निकलता है, तो इस प्रकार का मूत्र त्याग करने वाले पुरुषों को प्रमेह रोग नहीं है। कहने का मतलब अगर प्रमेह के रोग के पूर्व रूप, जो पूर्व रूप प्रमेह के जो पूर्व रूप होते हैं, अगर वो पेशेंट से हमने पूछा तो बताया कि हाँ हल्दी के समान रक्त मिला हुआ तो हमको मूत्र आता है, तो हम लोग पूछेंगे कि क्या इसके पहले चींटी, यूरिन में तुम्हारे चींटी भी लग रही थी और जो प्रमेह के पूर्व रूप बताया गया है वो सारी चीज़ें मौजूद थी कि नहीं 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, इस तरह से। तो कहेगा कि नहीं, इस तरह से तो हमको कोई भी चीज़ें नहीं महसूस हुआ था, और तो हम ये मान लेंगे कि उसको मूत्रगत रक्तपित्त है, प्रमेह नहीं है। अगर पूर्व रूप प्रमेह के उपस्थित है और उसके बाद हल्दी के समान रक्त मिला हुआ मूत्र निकलता है तो हम ये समझ जाएंगे कि इसको प्रमेह है। बस इतना ही इसमें समझना था। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रमेह की साध्य असाध्यता। तो अगर कफज प्रमेह है किसी को और उसमें पूर्व रूप भी मिले हुए हैं तो वो असाध्य हो जाएगा। अगर पित्तज प्रमेह है और उसमें पूर्व रूप भी मिले हुए हैं तब भी वो असाध्य हो जाएगा। परंतु यदि मेद ज़्यादा दुष्ट ना हुआ हो तो पित्तज प्रमेह भी साध्य होता है। वैसे तो पित्तज प्रमेह को हम जानते ही हैं कि ये याप होता है, परंतु यदि उसमें मेद ज़्यादा दुष्ट ना हुआ हो तो पित्तज प्रमेह भी साध्य होता है। कहने का मतलब अगर कफज प्रमेह है और उसमें पूर्व रूप भी मिला हुआ है तो असाध्य होता है। पित्तज प्रमेह है और उसमें पूर्व रूप भी पाया जा रहा है तब भी वो असाध्य होगा। पित्तज प्रमेह वैसे तो हम जानते हैं याप होता है, परंतु यदि मेद ज़्यादा दुष्ट ना हुआ हो तो पित्तज प्रमेह भी साध्य होता है। देखिए मित्रों, अब यहाँ पे बताया गया है कि प्रमेह एक कुलज विकार है। देखिए इसमें लिखा हुआ है श्लोक में, जाता प्रमेही, मतलब जो जन्मजात प्रमेही है, जो जन्म से ही जिसको प्रमेह हुआ है और वो बीज दोष के कारण हुआ है तो वो असाध्य होता है। तो इसको हेरिडेटरी डिजीज से हम कंपेरिजन कर सकते हैं। इसका वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जो कुलज विकार से होता है या बीज शुक्र शोणित संयोग स्वरूप में जब दोष उपस्थित हो जाता है और उसी समय दोष की उपस्थिति बन जाती है तो वो प्रमेह जो है असाध्य होता है। अब देखिए प्रमेह जन पीड़िका की व्यवस्था यहाँ लिखी हुई है। तो प्रमेह पीड़िका तथा मधुमेह का वर्णन चरक ने कहाँ किया है, ये क्वेश्चन आता है। प्रमेह पीड़िका तथा मधुमेह का वर्णन चरक ने कहाँ किया है, तो हम क्या बताएंगे, चरक जी ने सूत्र स्थान के 17वें अध्याय में इसका वर्णन किया, कियंता शीर्षीय अध्याय में किया है। ये वहीं पे डिटेल इसकी स्टडी हुई है और प्रमेह चिकित्सा स्थान में इसका डिटेल नहीं बताया गया है। इस तरह से हम प्रमेह अध्याय मित्रों ख़त्म कर लेते हैं। अब अगर थोड़ा समय और मिलता है तो जो है हम चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस भी रखेंगे जो इम्पोर्टेंट हो AIPGT की दृष्टि से। और मित्रों पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।